अभी तक तो इजराइल लगातार इनकार कर रहा था कि ईरान ने जो हमला किया है उसमें उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नेवातिम जो उसका एयरबेस था जहां अमेरिका से हथियार आते हैं, उसकी जो नई तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि वो पूरा का पूरा एयरबेस जो व्हाइट हाउस से भी ज्यादा सुरक्षित था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसको दोबारा बनाने में अच्छा खासा वक्त लगने वाला है। ऐसा लगता है कि इजराइल पूरी तरह से घबरा गया है, पूरी तरह से बड़बड़ा गया है। एक निर्णय जो उसने लिया है कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा उनको कहा है, यानी कि वो इजराइल में कदम रखेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। इसको लेकर भारी नाराजगी है। इवन G7 में ये बात कही गई कि वो पूरी तरह से यूएन के साथ हैं। हिजबुल्लाह ने बिल्कुल अपने इलाके में इजराइल को आने से रोक दिया है। इजराइल की काफी बड़ी संख्या में इजराइल के सैनिक मारे गए हैं और खामेई साहब ने यह कहा है कि फ्राइडे को जो जुम्मे की नमाज होगी उस नमाज को वो लीड करेंगे। इसका क्या मतलब है, ये बातें कहां तक पहुंच रही हैं, ये और इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट्स को लेकर मैं हाजिर हूं। देखते रहिए चैनल। कल का दिन इजराइल के लिए बहुत बुरा गुजरा है। ऐसा दिन बहुत दिनों के बाद इजराइल में आया है। कल का दिन लेबनान के बॉर्डर से लेकर और बाकी सारी चीजों को अगर देखा जाए तो शायद लंबे समय में इजराइल के लिए सबसे बुरा दिन था। इजराइल ने हवाई हमले किए थे। आप जानते हैं कि अमेरिका से मिले हुए हेलीकॉप्टर, अमेरिका से मिले हुए बम लेकर लेबनान में जाकर बेरूत में बम गिरा रहा है। वो तो लगातार कर ही रहा है, जो उसका काम है आम शहरियों के ऊपर बम गिराना, वो तो कर ही रहा है। लेकिन उसकी प्लानिंग थी कि उधर से बम गिर रहा है, हिजबुल्लाह के लोग परेशान हो रहे हैं, लेबनान के लोग परेशान हैं, इसका फायदा उठाकर लेबनान की बाउंड्री में घुस जाए और कुछ एरिया कब्जा कर ले, अपने इजराइल में मिला ले। असल में हिजबुल्लाह के बारे में पहले भी मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया है और आपको बताया है कि सेंट्रलाइज जो उसकी यूनिट है वो तो है, लेकिन डिसेंट्रलाइज बहुत सारी यूनिट्स हैं, यानी अलग अलग इलाकों को संभालने के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं। उनका कमांड ऑपरेशन बिल्कुल अलग तरह का होता है। तो कल जब ये लेबनान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, कई जगहों से इन्होंने कोशिश की, वो कोशिश बुरी तरह से नाकामयाब हुई है। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि उस कोशिश के दौरान इनका अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अब इजराइल के बारे में आप जानते हैं, अपने नुकसान को बताने में हमेशा शर्माता रहा है। लेकिन कल इजराइल के अखबार भी बता रहे हैं कि 8 उसके सैनिक मारे गए, यानी कि इतना तो वो सीधा सीधा एक्सेप्ट कर रहा है कि 8 सैनिक उसके मारे गए हैं। उनकी तस्वीरें, उनके नाम वगैरह जारी कर दिए उन्होंने। लेकिन असल में जो वहां से खबरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि मारे जाने वाले जो सैनिक हैं इजराइल के, उनकी संख्या 75 से लेकर 100 के बीच में कुछ भी हो सकती है। 4 मरकावा टैंक उनके तोड़ दिए गए, मार दिए गए हैं, ध्वस्त कर दिए गए हैं। यह खबर तो बिल्कुल पक्की है। अब 4 मरकावा टैंक, अगर उसने एक एक में 4-4 लोग भी बैठे हुए थे तो 16 की संख्या तो ये हो जाती है। इसके अलावा कई जगह सीधी फाइटिंग में लोग मारे गए हैं, कई जगह माइंस में फंसे हैं, जो माइंस बिछाई गई थी उसमें फंसे हैं। एक हेलीकॉप्टर मार के गिराया गया है। कल अलमायदीन के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, पर्सनल वीडियो जारी किया, और ये सारी डिटेल्स उन्होंने दी। यानी 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि अपने सारे ताकत के बावजूद, अपनी सारी कोशिश के बावजूद इजराइल लेबनान में 1 इंच भी घुस नहीं सकता है। और दूसरी बात यह कि इस कोशिश में उसके बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उसके टैंक नुकसान हुए हैं, एक हेलीकॉप्टर के मारे जाने की खबर आ रही है। यह सारा कुछ लेबनान के बॉर्डर पर चल रहा है, तब जब इन्होंने नसरुल्लाह की हत्या करके यह मान लिया था कि अब तो लेबनान को हमने जीत लिया है। सबसे मजेदार हमारी गोदी मीडिया है। कल अगर आप गोदी मीडिया के वीडियोस के थंबनेल देखेंगे तो हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। मतलब कल जो आ रहा था उसमें लेबनान भी तबाह हो गया था, उसमें ईरान भी तबाह हो गया था। एक बंदे ने तो, एक चैनल ने तो जो थंबनेल बनाया था उसका मौजू ये था कि दुनिया के नक्शे से एक मुल्क हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, और वो मुल्क था ईरान। इन लोगों के समझ में नहीं आता है कि अगर केवल आर्मी कैपेबिलिटीज को देखा जाए तो ईरान की आर्मी कैपेबिलिटीज इजराइल से कहीं कमतर नहीं है, बल्कि ज्यादा है। 9 मिलियन पॉपुलेशन वाला देश है इजराइल और 90 मिलियन पॉपुलेशन वाला देश है ईरान। जहां तक एटॉमिक पावर की बात है, इजराइल एटॉमिक पावर है, और ट्रंप खुद कह चुका है कि ईरान जिस दिन चाहेगा 8 या 9 दिन के अंदर वो आराम से एटॉमिक पावर बन जाएगा। यानी कि वहां पर जो वहां के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, वाइज हैं, धार्मिक नेता हैं, खामेई साहब, उनका यह मानना है कि एटॉमिक जो है वो शायद इस्लामिक जो पूरी फंडामेंटल थ्योरी है उसके थोड़ा अलग है, उससे सहमत नहीं है, इसीलिए रोक कर रखा गया है।
कई बार मुझे लगता है कि दुनिया को यह बताने के लिए कि हमारे पास एटॉमिक पावर नहीं है, इस लॉजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। असल में ईरान के पास एटॉमिक पावर भी है। तो अगर दोनों मुल्कों की ये तुलना देख ली जाए तो इजराइल अगर जाता भी है तो ये हमास का एरिया नहीं है जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। ईरान के पास बहुत मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे इनके पास आयरन डोम है, ईरान के पास भी अपना बहुत मजबूत सिस्टम है। तो ये सारा कुछ इतना आसान नहीं होने जा रहा। कोई ये नहीं कह रहा कि इजराइल हमला नहीं करेगा, कोई ये नहीं कह रहा कि इजराइल हमला करेगा तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना ये सिर्फ हमारा गोदी मीडिया सोच सकता है, इसके अलावा कोई नहीं सोच सकता। असल में हुआ ये था कि कल दोपहर से खबरें चल रही थी कि शायद इजराइल आज रात को हमला कर दे। अब ये लोग अपने नशे में इतने पागल हो गए थे कि इनको लगा कि बस इजराइल हमला करेगा और ईरान पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो फटाफट फटाफट वीडियोस बना के इन्होंने डालना शुरू कर दिया ताकि जो भक्त जरा उदास थे इजराइल पर ईरान के हमले के बाद और हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के हमले को पूरी तरह से बेनकाब बर्बाद करने के बाद उनको थोड़ा सा एड्रेनलिन, थोड़ा सा रश मिल जाए, थोड़ा सा जोश मिल जाए, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा था। समझ में नहीं आता कि वार हो रहा है इजराइल, ईरान, सीरिया और बाकी सारी जगहों पर, हमारा गोदी मीडिया उसको जीतने के लिए इतना परेशान क्यों है, यह बात कभी समझ में नहीं आती। जो हिंदू हृदय सम्राट लोग बनते हैं वो इजराइल के पक्ष में इस तरह से क्यों खड़े होते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। अगर आप देखेंगे तो इजरायली यहूदी जो हैं वो भी खतना कराते हैं, वो भी गाय का मांस खाते हैं। आपके साथ उनकी एकता कैसे बन जाती है ये समझ में नहीं आता। हाँ, इतना जरूर समझ में आता है कि आरएसएस जो इनके लोग हैं वो कभी किसी मजलूम के साथ खड़े नहीं हो सकते। जब यहूदी मजलूम थे तो जालिम हिटलर के साथ ये खड़े हुए थे। आज फिलिस्तीनी मजलूम है तो उनके जालिम इजराइल के साथ ये खड़े हैं। मुसलमानों से नफरत उनको यहां तक ले आई है। जो जीतता हुआ इनको दिखता है वही सिकंदर लगता है। लेकिन जो लोग मिडिल ईस्ट की जंगों से पहले से परिचित हैं, थोड़ा सा इतिहास जानते हैं, वो जानते हैं कि 2006 में हिजबुल्लाह ने कैसे इजराइल को अपने इलाके से बाहर कर दिया था। इस बार भी बेहद मुश्किल लड़ाई है। एक तो जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह ने बुरी तरह से परेशान किया और उसके बाद लगातार रॉकेट्स फेंके नॉर्दर्न इलाके में जहां सायरन बजते रहे। और नॉर्दर्न इलाके में लोगों के लौटने की खबर तो छोड़ दीजिए, जो थोड़े बहुत बचे लोग हैं वो भी वापस जा रहे हैं। अब हालत यह है कि मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूं, लेकिन एक कहा जा रहा है कि अमेरिका की मीटिंग में ब्लिंकन ने कहा कि हिजबुल्लाह के पास अभी बहुत सारी मिसाइल्स हैं, इसीलिए इजराइल को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अब जो शोर कल मचाया गया था इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, उसमें दो चीजों की बात हो रही है। पहला तो ये हो रहा था कि उसकी जो ऑयल फैसिलिटीज हैं, तेल की जो फैसिलिटीज हैं, जहां से तेल निकाल कर और उसको रिफाइन करके दुनिया भर में भेजा जाता है, वहां पर हमला करने की बात थी। और दूसरी बात थी कि एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जहां पर उसका एटॉमिक सारा डेवलपमेंट हो रहा है, रिएक्टर है, वहां पर हमला करने की बात थी। कल मजेदार बात यह है कि जो बाइडन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का बयान आता है कि हम बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हैं कि इजराइल वहां के न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं वहां पर कोई हमला करे। यह बाइडन का बयान आया। अब किसी भी जगह इसको पढ़ सकते हैं। इसके दो मतलब है। एक मतलब यह कि अब इजराइल के आगे मजबूर भले हो अमेरिका, लेकिन बाइडन और बाकी लोग चाहते नहीं हैं कि यह जंग दूसरे लेवल पर जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एटॉमिक रिएक्टर पर हमला करने की कोशिश करेगा इजराइल, तो पहला तो ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो इस हमले को रोक सके, और अगर नहीं भी रोक पाया तो जवाबी हमला जो होगा वो इजराइल के लिए बेहद मुश्किल होगा। साथ में ईरान ने बहुत साफ धमकी दी है कि अमेरिका अगर साथ देगा तो जो अमेरिका के सारे बेसिस हैं ईरान के आसपास, उन पर ईरान हमला करेगा और उनको बचा पाना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल होगा। अब आप जानते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि चाहे आईपैक हो, चाहे यहूदियों की संस्थाएं, चाहे बाकी जगह हो, चाहे जंग का सामान बेचने वाले, हथियार बेचने वाले सौदागर हों, अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इन सब से पैसा लेते रहे हैं और इन सब के बेहद करीब हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि अमेरिका के कई सारे सीनियर सीनेटर्स जो हैं लगातार इजराइल के लिए मगरमच्छी आंसू हुए दिखाई देते हैं। अब हालत यह है कि जो ये ग्राफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अमेरिका के फेडरल डेब्ट का ग्राफ है, यानी कि अमेरिका के ऊपर जो कोई कर्जा है उस कर्जे का ग्राफ है। अमाउंट तो मैं क्या पढ़ूं, लेकिन किस स्पीड से ये बढ़ रहा है आप देखकर समझ सकते हैं कि अमेरिका में कर्जा किस तरह से बढ़ रहा है। अमेरिका की खुद अपनी हालत खराब, उधर यूक्रेन के साथ लगातार वॉर चल रहा है, आप सब जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं। इसलिए अमेरिका के जो चाहने वाले लोग हैं वो किसी भी तरह से जंग को रुकवाना चाहते हैं।
बर्नी सैंडर्स का नाम आपने सुना होगा, हर बार राष्ट्रपति पद के लिए आते हैं लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता है क्योंकि जो पावरफुल ज्यूइश लॉबी है वो उनको पसंद नहीं करती। बर्नी सैंडर्स ने पहली बार अमेरिका की संसद में, अमेरिका की कांग्रेस में ये एक चुनाव के लिए प्रपोजल रखा है, वोटिंग के लिए प्रपोजल रखा है कि इजराइल को हथियार भेजना बंद किया जाए। पहली बार इस तरह का प्रपोजल आया है। अब ये प्रपोजल सब जानते हैं कि गिरेगा, इसके खिलाफ ज्यादा वोट गिरेंगे और इजराइल को हथियार देना चालू रहेगा। लेकिन अमेरिका में एक बहस तो शुरू हो ही गई है कि जब हमारी हालत इतनी खराब है कि फ्लोरिडा और बाकी हिस्सों में हरिकेन आया है, ढेर सारी वहां की जनता जो है वो डूबी हुई है बाढ़ में और उनकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा है, अमेरिका उनको जो मदद चाहिए उनको मदद नहीं दे पा रहा है, तो फिर इजराइल को इतना सारा हथियार, इतना सारा पैसा भेजने के पीछे क्या लॉजिक है? यह सवाल अमेरिका में उठा है। लेकिन अपने स्वार्थों में, अपने पापों में इस कदर डूबे हुए हैं वहां के सीनेटर्स कि अमेरिका को तबाह करके, बर्बाद करके इजराइल की लगातार मदद कर रहे हैं। इधर ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो कतर गए हुए थे, कतर के अमीर से उनकी मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत मानी जा रही है क्योंकि अगर जंग होती है तो कतर किसकी मदद करता है या फिर एक तरफ रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कतर को आमतौर पर बहुत ज्यादा प्रो अमेरिकन माना जाता है। लेकिन इस मुलाकात के बाद कतर के अमीर ने जो बयान दिया है वो बेहद इंपॉर्टेंट बयान है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि इजराइल को अपना आक्रमण बंद करना चाहिए, वहां पर सीज फायर होना चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए, यानी सीधे सीधे इजराइल का नाम लिया है। अब देखिए, अरब लीडर्स इजराइल का नाम लेते रहते हैं, उसको कितना सीरियसली लिया जाए, कितना ना लिया जाए, लेकिन फिलहाल ये बयान तो आया है। और इसी समय एर्दोगन का एक बयान आया है कि अगर बड़ी लड़ाई होती है तो वो इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। एर्दोगन पिछले 4-5 महीने से, खासतौर से जब से तिजारत बंद है इजराइल के साथ, तब से लगातार बयानात दे रहे हैं। ना केवल अपने घर में बयानात दे रहे हैं, यानी अपने देश में बयान दे रहे हैं, बल्कि यूएन में भी इस बार उन्होंने बहुत जबरदस्त बयान दिया है। अब वो क्या रोल निभाते हैं, कहां खड़े होते हैं, फाइनली ये देखने वाली बात होगी। रूस का एक इंपॉर्टेंट बयान आया है कि खाड़ी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका जो जिम्मेदार है वो यूएस जिम्मेदार है, यानी अमेरिका जिम्मेदार है। सामने रूस ने बहुत सारी इमदाद भेजी है लेबनान के लिए, जो घर वगैरह तोड़े गए हैं, लोग बेघर हुए हैं, उनके लिए ढेर सारी इमदाद भेजी है। और इसके बाद सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो इजराइल ने की है, क्योंकि दुनिया का इतिहास बताता है कि अगर आपको तबाह और बर्बाद होना है तो आप रूस से जाकर भिड़ जाइए। जो कोई रूस में घुसने की कोशिश करता है, जो कोई रूस से भिड़ने की कोशिश करता है, वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। ये दुनिया का इतिहास है। हिटलर तब तक बहुत मस्त था जब तक उसने सोवियत संघ के अंदर, रशिया के अंदर आक्रमण नहीं किया था। जिस दिन उसने रशिया के अंदर आक्रमण किया, कुछ दिन तो बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन कुछ दिनों में उसकी हार तय हो गई थी। रशिया की जो हार थी उसने ही तबाह कर दिया था हिटलर को। इजराइल ने सीरिया के अंदर जो रशियन बेसिस हैं, उन रशियस बेसिस पर हमला किया है।